गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि अम्बिलिकल वेनस लाइन असेस कैसे लेना है, अम्बिलिकल वेन में अम्बिलिकल कैथेटर कैसे डालना है। ये अम्बिलिकल वेनस कैथेटर असेस का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? समझो अगर कोई पेशेंट, कोई नियोनेट शॉक में है और किसी कारण से उसका आईवी असेस नहीं मिल रहा क्योंकि शॉक में पेरिफेरल वेन्स पूरे कोलैप्स हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इमरजेंसी में पेशेंट को आईवी असेस लेने के लिए अम्बिलिकल लाइन आप यूज़ कर सकते हैं। अब अम्बिलिकल लाइन अगर किसी स्टाफ को ट्रेन कर दिया जाए तो एक ट्रेन स्टाफ भी अम्बिलिकल वेनस लाइन इंसर्ट कर सकती है, फास्ट कर सकती है, और इसमें से हम सारे मेडिकेशंस भी दे सकते हैं जो इमरजेंसी रिससिटेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले समझना है कि इसको डालना क्यों है, ये अम्बिलिकल वेनस लाइन डालनी क्यों है। तो अम्बिलिकल वेनस लाइन आप इमरजेंसी में, जैसे हमने डिस्कस किया, यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको सेंट्रल लाइन चाहिए, सेंट्रल लाइन मतलब सेंट्रल लाइन डालने के 2-3 कारण होते हैं। एक तो आपके कुछ आइनोट्रॉप्स है जैसे नॉरएड्रेनालिन है जो सेंट्रल लाइन में ही काम करते हैं। दूसरा, आपको हाई ऑस्मोलैरिटी वाले कुछ ड्रग्स है, फॉर एग्जांपल आपको टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन देना है या फिर 12.5% से ज़्यादा आपको डेक्सट्रोज देना है, या फिर आपको कुछ ऐसे ड्रग्स देने हैं जो सिर्फ सेंट्रल लाइन से ही रिकमेंडेड है, जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट अगर आपको देना है, तो ये सारे ड्रग्स देने के लिए आपको सेंट्रल वेनस लाइन चाहिए होती है। तो आपको सेंट्रल वेनस लाइन करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग करना है, अगर समझो बच्चों शॉक में है, नियोनेट शॉक में है और आपको उसका सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटर करना, ऐसे कंडीशन में भी आप उसको सेंट्रल वेनस लाइन करके यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली कुछ प्रोसीजर्स है, फॉर एग्जांपल पार्शियल एक्सचेंज है या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है, जिसमें आपको नियोनेटल हाइपर बिलीरुबिनेमिया के लिए आपको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आईवीएसएस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो अम्बिलिकल वेन, इसका अगर हम एनाटॉमी देखें तो अम्बिलिकल वेन ये डक्टस वेनोसस के थ्रू आईवीसी में ज्वाइन होती है और उसका एक पोर्शन पोर्टल वेनस सिस्टम से भी जुड़ा हुआ होता है। तो जब भी आप अम्बिलिकल वेनस लाइन डालते हैं तो पोर्टल सिस्टम में जाने का डर होता है। अगर वो पोर्टल सिस्टम में चला गया तो उस कंडीशन में हम उसमें से कुछ मेडिसिन्स नहीं दे सकते, उसको आपको रिपोजिशन करना पड़ेगा, निकाल के इसमें से आईवीसी तक के डालना पड़ेगा। तो अगर आप उसको सेंट्रल लाइन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं तो आपका अम्बिलिकल वेनस कैथेटर यहाँ से जाके डक्टस वेनोसस में से यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा में पहुँचना चाहिए। अगर आप उसको सिर्फ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर सिर्फ आईवी असेस करके सिर्फ उसमें से आईवी फ्लूइड और आपको एंटीबायोटिक्स देने हैं, तो आप लो लाइन अम्बिलिकल वेनस कैथेटर डाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पोर्टल सिस्टम में चला जाता है तो वहाँ पे आप कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर आपके आइनोट्रॉप्स या फिर हाइपर ऑस्मोलर ड्रग्स उसमें से नहीं दे सकते, उसके लिए आपको री इंसर्ट करना पड़ेगा इन्फीरियर वेना केवा में से। तो फिर ये अगर कट सेक्शन है अम्बिलिकल कॉर्ड का, में अम्बिलिकल वेन कुछ इस तरीके से दिखती है आपको, स्लिट लाइक, कोलैप्स, थिन वॉल, और जो अम्बिलिकल आर्टरी है ये थिक वॉल होती है, स्मॉल होती है और स्टिफ होती है। बहुत बार आप उसको एज अ कॉर्ड देख भी सकते हैं, है ना, और ये वार्टन्स जेली में इस तरीके से होती है। अब ये जो अम्बिलिकल वेन है, ये अम्बिलिकल वेन कोलैप्स रहती है, बहुत बार उसको ढूंढना होता है। अगर फ्रेशली कट कॉर्ड है तो उसमें आपको आसानी से दिख जाएगा, और अगर ये ड्राई हो गया है तो बहुत बार आपको बेस से कट करके उसको आइडेंटिफाई करना होता है। अम्बिलिकल वेन और ये जो आर्टरी है, इसमें आर्टरीज 2 होते हैं और वेन एक ही होती है। मोस्टली ये लेफ्ट अम्बिलिकल वेन होती है और राइट वाली डिसअपियर हो जाती है। तो 2 आर्टरी और 1 वेन होती है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। आपको वेनस लाइन में से आप जब इंसर्ट करोगे तभी आपको वेनस असेस मिलेगा। आर्टरियल लाइन कैथेटराइजेशन भी होता है, उसका इंडिकेशंस अलग है ना, और उसका प्रोसीजर भी अलग है। तो हमको समझना ये है कि अम्बिलिकल वेन आइडेंटिफाई करना है। इसका पोजीशन मोस्टली बोला है कि 12 o'clock को रहता है, लेकिन क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड एक रोटेट होते हुए जाता है, ये पोजीशन चेंज हो सकती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने कॉर्ड कट कर लिया और 12 o'clock को आपको वेन मिल गई। आपको देखना होगा कि उसकी पोजीशन कहाँ है, आपको इस तरीके से ओपनिंग दिखेगी तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकोगे। तो
तो अम्बिलिकल कॉर्ड जब फ्रेश होता है तो इसको आइडेंटिफाई करना आसान है, जब ड्राई हो जाता है तो थोड़ा उसको ढूंढना मुश्किल होता है। तो ऐसे इसमें हम क्या करते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड को एक नॉर्मल सलाइन में सोक किया हुआ गॉज रैप कर देते हैं, जिसके कारण वो फिर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके उसको जब आप कट करते हो, कट करने में भी आसानी होती है और वेन आइडेंटिफाई करने में भी आसानी होती है। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन से नंबर का कैथेटर आपको इंसर्ट करना है। अगर बच्चे का वज़न लेस देन 1.5 kg है तो आप 3.5 नंबर का अम्बिलिकल वेनस कैथेटर यूज़ करेंगे। अगर 1.5 to 3.5 के बीच में बच्चे का वेट है तो आप 5 नंबर का अम्बिलिकल वेनस कैथेटर यूज़ करेंगे। और अगर ये मोर देन 3.5 kg है बच्चे का वज़न तो आप 8 नंबर का अम्बिलिकल वेनस कैथेटर यूज़ करेंगे। अब आपने कैथेटर सिलेक्ट कर लिया। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको इंसर्ट कितना करना है अम्बिलिकल वेनस कैथेटर को। तो जैसा हमने समझा कि अगर आपको सिर्फ पेरिफेरल IVSS चाहिए जिसमें से आपको फ्लूइड देना है, बोलस देना है या फिर इमरजेंसी रिससिटेशन के मेडिसिन देने हैं, तो आप लो लाइन अम्बिलिकल वेनस कैथेटर डाल सकते हैं। आपको जस्ट 5 सेंटीमीटर इंसर्ट करना है, वहाँ पे बैक फ्लो चेक करना है। अगर बैक फ्लो अच्छा है तो वहीं से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सेंट्रल वेनस लाइन चाहिए, जैसे आपको चाहिए कि इन्फीरियर वेना कैवा में आपको लाइन को इंसर्ट करना है। अब इन्फीरियर वेना कैवा में आइडियली अगर हम देखें और एक्सरे पे अगर हम देखते हैं तो डायफ्राम के जस्ट अबो 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर आपका कैथेटर का टिप होना चाहिए। तो अगर वहाँ तक आपको इंसर्ट करना है तो आपको एक कैलकुलेशन दिया हुआ है, वेट इंटू 3 + 9 इन सब को डिवाइड करना है 2 से, और इसमें आपको ऐड करना है कॉर्ड लेंथ। कॉर्ड लेंथ मतलब अगर आपने समझो 1 सेंटीमीटर पे कॉर्ड को कट किया है तो यहाँ पे 1 आएगा। अगर आपने 1.5 सेंटीमीटर पे कट किया है तो यहाँ पे 1.5 आएगा। तो जो भी बच्चे का वेट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें 9 ऐड करना है, जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड करना है और उसमें कॉर्ड का लेंथ ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 किलो का बच्चा है, 6 + 9 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5 प्लस अगर 1 सेंटीमीटर का कॉर्ड है तो 8.5। तो आपको 8.5 सेंटीमीटर पे आपका अम्बिलिकल वेनस का टिप होना चाहिए। तो 8.7 तक के आपको अम्बिलिकल वेनस कैथेटर इंसर्ट करना है। तो इस प्रकार से आपको ये कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन करके जब आप भी अम्बिलिकल कैथेटर यहाँ से इंसर्ट करते हैं तो बहुत बार वो पोर्टल सिस्टम में चला जाता है, तो उसको विड्रॉ करके आपको फिर से डक्टस वेनोसस में से IVC में जाना चाहिए। कभी कभी वो हिपैटिक वेन में भी जा सकता है, राइट हिपैटिक वेन में जा सकता है। कभी बहुत रेयरली वो लेफ्ट पोर्टल वेन में या दूसरी तरफ जाता है, मोस्टली वो राइट साइड में ही इंसर्ट होता है। तो अगर एक्सरे पे आपको दिख रहा है कि वो गलत डायरेक्शन में गया है तो आपको उसको विड्रॉ करके फिर से इंसर्ट करना है। हो सकता है थोड़ा सा आप रोटेट करके उसे डालें और उसको इन्फीरियर वेना कैवा में ही आपको इंसर्ट करना है। अब ये प्रोसीजर के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है क्या? हाँ, अगर समझो ओबियसली यहाँ पे इंटेस्टाइन बाहर आए हुए है ना, जस्ट गैस्ट्रोकाइसिस है या फिर ओम्फेलोसील है या फिर ओम्फेलाइटिस है, यहाँ पे काफ़ी इन्फेक्शन है, या फिर बच्चे को नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस है या फिर पेरिटोनाइटिस है। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर सीवियर इन्फेक्शन दिख रहा है तो डेफिनेटली ऐसे कंडीशन में हम अम्बिलिकल वेनस कैथेटर इंसर्शन नहीं करेंगे, वो उसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अदरवाइज अगर लाइफ सेविंग प्रोसीजर के लिए देखते हैं तो और कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, अगर हम बच्चे की लाइफ सेव करने के लिए ये इंसर्ट कर रहे हैं तो। अम्बिलिकल आर्टेरियल कैथेटराइजेशन में कभी कभी अगर वैस्कुलर डिसीजेस है तो भी उसमें हम अम्बिलिकल आर्टेरियल कैथेटर नहीं डालते, लेकिन वेनस सिस्टम अगर आप इमरजेंसी में यूज़ कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कोई भी प्रोसीजर शुरू करने से पहले हम कंसेंट लेते हैं, पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना है कि ये इस तरह का प्रोसीजर है, क्यों कर रहे हैं, नहीं करने से क्या प्रॉब्लम होगा, इसके अलावा क्या अल्टरनेटिव है, वो चीज़ें हमको पेरेंट्स को समझानी है और उनका कंसेंट लेना है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में अगर हम देखें तो पोर्टल हाइपरटेंशन एक दिया हुआ है, दूसरा NEC के चांसेस भी, इसको मैक्सिमम 7 दिन तक के यूज़ किया जा सकता है जो रिकमेंडेशन है। हर यूनिट का अलग पॉलिसी होता है। जब हमारे पास पेशेंट आता है और शॉक में होता है तो आप उसको PICC लाइन नहीं डाल सकते क्योंकि वेनस सिस्टम पूरा कोलैप्स होता है। तो हम इमरजेंसी में अम्बिलिकल वेनस कैथेटर डालते हैं
और जैसे ही पेशेंट स्टेबल होता है और वेन्स विजिबल होते हैं, हम PICC लाइन डाल देते हैं। हमारे यूनिट में हम 3 दिन से ज़्यादा अम्बिलिकल वेनस कैथेटर नहीं रखते, लेकिन 7 दिन तक के आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा रिकमेंडेशन है। अब ये प्रोसीजर शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें लगेगी वो देख लेना है। आपको स्टेराइल गाउन लगेगा, कैप, मास्क, ग्लोव्स लगेंगे। इसके अलावा आपको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस लगेंगे, जो भी हॉस्पिटल की पॉलिसी है। उसके अलावा आपको ड्रिप करने के लिए एक सेंट्रल वेनस लाइन ट्रे लगेगा। आपको आर्टरी फोर्सेप्स लगेंगे, आयरिस फोर्सेप लगेगा अम्बिलिकल कैथेटर को होल्ड करने के लिए, और आपको 3-वे कैनुले लगेंगे। आपको सलाइन फ्लश लगेगा, हिपेरेनाइज सलाइन फ्लश आप यूज़ कर सकते हैं अगर कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ताकि इंफीरियर जो वेनस कैथेटर है ब्लॉक ना हो। हमारे यहाँ पे हम 0.1 ml 100 ml सलाइन में डाल के उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं, उसको हम हिपेरेनाइज सॉल्यूशन करके यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपको सिरिंजेस लगेंगे और ऑफकोर्स अम्बिलिकल वेनस कैथेटर लगेगा। तो जैसा हमने समझा कि बच्चे के वेट के हिसाब से आपने अम्बिलिकल वेनस कैथेटर सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया, उसका कितना डेप्थ तक इंसर्ट करना है वो सिलेक्ट कर लिया। आपको देखना है कि पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करके कंसेंट ले ली हुई है, और उसके बाद में आपको प्रोसीजर शुरू करना है। प्रोसीजर शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको जो अम्बिलिकल वेनस कैथेटर है उसको फ्लश कर लेना है। सिरिंज इंसर्ट करके उसको हिपेरेनाइज सलाइन से फ्लश करके रखना है। अब जो कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसको आपको वो पोर्शन आपको क्लीन करना है। तो अगर आप अकेले हैं तो एक आर्टरी फोर्सेप से कॉर्ड को पकड़ के उसके हिस्से को क्लीन कर सकते हैं, और बाद में वो कॉर्ड को आप उस आर्टरी फोर्सेप को आप अनस्टेराइल एरिया में रख सकते हैं, उसको आपको फिर से यूज़ नहीं करना है। या फिर कोई और भी अगर आपका असिस्टेंट है तो वो उसको आपके लिए होल्ड कर सकता है। जब आप उसको क्लीन करेंगे और कट करेंगे उसके बाद में उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप उसको क्लीन कीजिए, ये पोर्शन को आपको अच्छे से क्लीन करना है, उसको फिर ड्रिप करना है। अगर बच्चा बहुत एक्टिव है तो सबसे पहले हाथ और पैर बांध देने हैं, ताकि वो मूव करेगा तो एरिया कंटेमिनेट होने के चांसेस रहेंगे। जैसा एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के लिए हम बच्चे के हाथ पैर फ्रॉक पोजीशन में बांधते हैं, वैसे उस हिसाब से बांध सकते हैं। अगर बच्चा ऑलरेडी डल है और मूवमेंट नहीं कर रहा है, या फिर अंडर सीडेशन है, वेंटिलेटर पे है, तो ऐसे कंडीशन में आपको सीडेशन देने की भी ज़रूरत नहीं, और आपको उसके हाथ पैर बांधने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर बच्चा एक्टिव है तो आप इसे विदाउट सीडेशन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कॉर्ड कट करते हैं तो उसमें कोई सेंसेशन नहीं होता, और आपको स्किन को कट नहीं करना है, वहाँ पे सूचर भी नहीं लेने हैं। तो इसलिए जब पेशेंट अगर एक्टिव है तो उसके हाथ पैर बांधे जा सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि कॉर्ड को आर्टरी फोर्सेप से पकड़ के उसको आप क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद में एक अगर कॉर्ड फ्रेश है, अभी भी बच्चा डिलीवर हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि जब आप कॉर्ड कट करेंगे तो वो ब्लीड हो सकता है, तो एक थ्रेड उसके बेस पे आपको डाल के रखना है। वहाँ पे एक थ्रेड डाल के उसका एक नॉट हल्का सा लेके रखना है। उसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना। अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया तो आपका कैथेटर उसके अंदर से नहीं जा सकेगा। तो जस्ट उसमें डाल के एक नॉट लेके रखना है। नॉट इतना ढीला होना चाहिए कि उसमें से कैथेटर आराम से चला जाए। लेकिन अगर कभी आपने उसको कट किया, कॉर्ड को कट किया, और अगर ब्लीडिंग शुरू हुआ तो आपके पास एक इमरजेंसी एसेस रहेगा। आप उसको अगर टाई कर दोगे तो ब्लीडिंग रुक जाएगा। तो कॉर्ड कट करते वक्त आपको 1 से 1.5 सेंटीमीटर स्किन से ऊपर लेना है ना। अगर ये स्किन है तो यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर के करीब अंदाजे से आपको उसको कट करना है, और कट करने के बाद में आपको हीमोस्टैसिस अचीव करना है। हीमोस्टैसिस मोस्टली आप अगर थोड़ी देर उसको दबा के रखें तो वो अपने आप ही ब्लीडिंग रुक जाता है। अगर ब्लीडिंग ना रुके तो आप नीचे का थ्रेड को थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं। जब कॉर्ड ड्राई होता है, जब वो ऑलरेडी ड्राई हो चुका है, तब उसमें ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। और ऐसे कंडीशन में मोस्टली आपको थ्रेड नहीं भी डाला तो भी कोई इशू नहीं होता। आपने थ्रेड नहीं डाल के रखा तो भी आप प्रोसीजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि कॉर्ड इतना ड्राई होता है कि आप उसमें आर्टरी वेन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ऐसे वक्त आपको उसको बेस से कट करना होता है। हाँ, लेकिन बेस से कट करते वक्त आपको देखना है कि आप कहीं स्किन को कट ना कर दें, क्योंकि स्किन कट होगी तो पेशेंट को दर्द होगा और ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगा। तो आपको बेस से कट करके वेन को आइडेंटिफाई करना है और उसको फिर से आपको इंसर्ट करना है। मोस्टली
वेन आइडेंटिफाई करना आसान होता है और उसमें से आप आइडेंटिफाई करके उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि आप आर्टरी में हैं या वेन में हैं। तो इसको समझने के लिए जब आपने कट कर दिया, हेमोस्टेसिस अचीव कर लिया, तो आप वेनस कैथेटर इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप वेनस कैथेटर इंसर्ट करते हो और वो वेन में जा रहा है तो आप यहाँ पे स्किन पे फील कर सकते हैं। जब वो अम्बिलिकल वेन में जाता है तो मोस्टली सबक्यूटेनियस प्लेन में आप हाथ से यहाँ पे फील कर सकते हैं, तो इस डायरेक्शन में जाता हुआ आप फील कर सकते हैं। आर्टरी में जब कैथेटर जाता है, एक तो आर्टरी में जाना डिफ़िकल्ट होता है, आपको आर्टरी को डायलेट करना होता है तभी वो कैथेटर उसके अंदर जाता है, और अगर आर्टरी में गया तो वो फील नहीं होता, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। इसमें आप यहाँ पे उसको मोस्ट ऑफ द टाइम फील कर सकते हो। ये एक ट्रिक है जिससे आप एश्योर हो जाते हो कि ये वेन में ही गए हैं। तो वेन में डालने के बाद अगर आपने इसको सिर्फ पेरिफेरल असेस के लिए लिया है या एक्सटेंड ट्रांसफ्यूजन के लिए है तो आप 5 सेंटीमीटर इंसर्ट करके आप रुक सकते हैं। अगर आपको इसको, लेकिन अगर आपने उसको पेरिफेरल असेस लिया है तो इसमें से आप ना 12.5% से ज़्यादा डेक्सट्रोज दे सकते हैं, ना उसको नॉरएड्रेनालिन जैसे एनोट्रॉप्स दे सकते हैं, ना ही आप उसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं, और ना ही उसमें आप टीपीएन दे सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें देनी है तो आपको कैथेटर अम्बिलिकल लाइन में से इंसर्ट करके आईवीसी में जाना चाहिए। जब ये वेनस कैथेटर आईवीसी में पहुंच जाएगा तब आप उसको एज अ सेंट्रल लाइन यूज़ कर सकते हैं और सेंट्रल लाइन के सारी चीज़ें उसमें से दे सकते हैं। सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग भी उसमें से कर सकते हैं। तो जब आप कैथेटर डालते हैं और वो डालने के बाद आपने जो लेंथ पहले से डिटरमाइन की हुई है इस फार्मूला से, वहाँ तक के उसको पहुँचाना है। वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको बैक फ्लो चेक करना है, उसको फ्लश करना है फिर से, और फिर और उसको सारी चीज़ें कनेक्ट करने से पहले आपको एक्सरे पे कंफर्म करना है कि कहीं वो पोर्टल सिस्टम में तो नहीं चला गया। अगर पोर्टल सिस्टम में चला गया तो आप सारे मेडिसिन नहीं दे सकते, उसको आपको वेनस सिस्टम, सेंट्रल वेनस सिस्टम में पहुंचाना पड़ेगा। तो एक बार आपका कैथेटर वहाँ तक पहुँच गया, उसके बाद आपको उसका पोजीशन एक्सरे पे चेक करना है, और एक्सरे पे चेक करने के बाद में आपको उसे फिक्स करना है। अब फिक्स करने के लिए हर एक यूनिट में अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, अलग अलग तरीके से उसको फिक्स किया जाता है। हमारे यूनिट में हम क्या करते हैं, जैसे ही कैथेटर यहाँ तक फिक्स लेंथ तक पहुँच गया, हम यहाँ से सूचर इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे एक नॉट ले लेते हैं। नॉट लेने के बाद मेरे पास 2 थ्रेड है, 2 थ्रेड को मैं कॉर्ड के अराउंड रैप करके उसको टाई कर देता हूँ। सभी में आपको पर्स स्ट्रिंग सूचर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा ब्लीड हो रहा है, पेरी कैथेटर अगर वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको पर्स स्ट्रिंग सूचर यहाँ से इंसर्ट करके उसको टाई करना होता है। अदरवाइज जो कैथेटर डाला है उसको जैसे हम आईसीडी को फिक्स करते हैं उस हिसाब से अगर भी फिक्स करें तो भी उसकी पोजीशन फिक्स हो जाती है, और जिसको आप रिमूव करेंगे तो वो रिमूव नहीं होता है ना। और इसमें आपको ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग करनी है। अब ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग भी बहुत बार सब लोग ब्रीच करते हैं, कुछ लोग ब्रीच करते हैं। हमारे यहाँ पे हम एक ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग कर लेते हैं और वहीं पे उसको कॉइल करके रखते हैं। आपके यूनिट का जो पॉलिसी है वो आपको फॉलो करना है। ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग इसलिए करना है कि अगर वहाँ से ब्लीड होता है, कुछ वहाँ पे रेडनिंग आता है, ओम्फेलाइटिस के साइंस होते हैं, तो आपको तुरंत आइडेंटिफाई हो, इसलिए। तो इसको एक्सरे पे कंफर्म कर दिया आपने, फिक्स कर दिया, उसके बाद में आप उसको एज अ सेंट्रल लाइन यूज़ कर सकते हैं। एक्सरे के व्यू में अगर देखें तो आपको लाइन इस तरीके से इंसर्ट करके यहाँ से टर्न होके यहाँ तक पहुँची हुई दिखेगी। तो एक्सरे पे हमको समझना है कि ये स्ट्रेट जाती हुई नहीं दिखती हुई, स्लाइटली टर्न लेके आपको आईवीसी में जाती हुई दिखेगी। तो ये व्यू आपको ध्यान में रखना है। अगर वो यहाँ से जाके अगर इस तरह टर्न होगी मतलब वो पोर्टल वेनस सिस्टम में गई है, तो इसको इस तरीके से टर्न करके यहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए। तो अगर एक्सरे पे लाइन लीवर के नीचे है मतलब वो लो लाइन करके आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वो इंसर्ट होकर लेफ्ट साइड में लीवर में जाती है तो वो पोर्टल सिस्टम में है, उसको आप निकाल के आपको रिपोजिशन करना होगा। अगर राइट साइड में भी गई है तो भी निकाल के रिपोजिशन करना होगा। अगर बहुत ज़्यादा अंदर है तो भी वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, उसको विदड्रॉ करके आपको 0.5 सेंटीमीटर अबोव द डायफ्राम एक्सरे पे आपको रखना चाहिए, ताकि वो आईवीसी और राइट एट्रियम के
जंक्शन पे रहे, जहाँ से वो सबसे ज़्यादा सेफ़ है, वहाँ से आप सारे मेडिकेशंस भी दे सकते हैं और वहाँ पे उसके कॉम्प्लिकेशंस के भी चांसेस सबसे कम होते हैं।